वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हम दोनों लोगों की कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। तो हम लोग का पिछला एपिसोड गोल्ड पर था और क्योंकि गोल्ड में फ्लक्चुएशन भी आजकल चल रहा है और काफ़ी राइज किया है तो लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड था, लेकिन उस एपिसोड के बाद कई क्वेरीज भी हमारे पास आई। तो इसीलिए आज का एपिसोड एक बार हम लोग फिर से गोल्ड पे ही बना रहे हैं और जो एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पिछली बार नहीं कवर किए थे आज उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट क्रक्स ऑफ द मैटर क्या लगता है कहाँ पहुँचेगा, तो शुरुआत करते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आजकल, सिचुएशन क्या है गोल्ड मार्केट में? थोड़ा पिछले एपिसोड से ही we left where we we'll pick up from where we left, राइट। तो बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने खरीदारी की गोल्ड की पिछले 12 महीने की। अगर बात करें बड़े प्लेयर का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स ही नहीं हो रही है, सॉवरेन वेल्थ फंड की हो रही है, सेंट्रल बैंक्स की हो रही है। तो अगर 4-5 नामों की लेने की बात की जाए, चाइना, पीपल बैंक ऑफ चाइना जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, उसने बहुत खरीदारी की। इंडिया ने बहुत खरीदारी की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने बहुत खरीदारी की, यूएई ने भी की, अजरबैजान ने की। तो इस तरीके के ये कुछ लोग जो हैं जिन्होंने की, बाकी और तो खरीदारी हुई है बट ये जरा बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। ये जो नाम सुनाई पड़ रहे हैं ये थोड़े ईस्ट वाले दिखाई पड़ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने कम खरीदारी की है। वेस्टर्न कंट्रीज ने कम की है, यूएस ने कम की है। यूएस ने तो ऑलमोस्ट ना के बराबर की है। हाँ, उसमें पोलैंड एक प्रोमिनेंट नाम है। बेसिकली जो इमर्जिंग नेशंस हैं, इसका ये जो नाम आपने लिए इंडिया, चाइना, पोलैंड, यूएई, ये वो डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं हैं, ये इमर्जिंग नेशंस जो हैं इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा वैल्यू के टर्म्स में समझना चाहें तो आप समझिए कि रुपीज़ इन करोड़ की बात करें, इंडिया ने करीब करीब अनुमानित फिगर ये है कुछ 28,000 से लेकर 36,000 करोड़ के बीच में पिछले 12 महीने में गोल्ड खरीदा है, ऐड किया है। जो गोल्ड तो ऑलरेडी रिजर्व्स थे उस पे ऐड किया है। चाइना ने कुछ 39,000 40,000 करोड़ ऐड किया है। इंडिया ने करीब 30,000-35,000, चाइना ने करीब 40,000। रफली हमारा चाइना से बहुत डिफरेंस नहीं है। राइट। अच्छा, पोलैंड ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, यानी इंडिया और चाइना दोनों ने जितना खरीदा उससे ज़्यादा मिला करके पोलैंड ने लिया। वो हम धीरे धीरे एनालिसिस पे आएंगे तो उसका रीज़न भी समझ में आएगा, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है। हाँ, सही बात है। तो पोलैंड ने लिया, बाकी तो और कहीं 5,000 कहीं 10,000, यूएई ने कुछ 14,000 15,000 करोड़ का लिया। ये खरीदारी हुई है तो ये तो एक रीज़न रहा जो बढ़ता गया गोल्ड। भाई खरीदारी बढ़ेगी किसी भी चीज़ की तो बढ़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्यों बढ़े, एक रीज़न तो चलिए ये क्लियर है, लेकिन इन्होंने भी क्यों खरीदारी की। ऐसी खरीदारी आप ट्रेंड देखते ना, क्या पिछले 10 साल में हर साल ईयर टू ईयर ऐसी खरीदारी होती थी, या ये पिछले 1 साल का ज़्यादा मामला है? 1 साल है, 15 महीने हैं, 1.5 साल है। तो अब एक तो जो एंगल निकल के आ रहा है वो कि भाई थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है बहुत सारे कंट्री, केवल इंडिया में नहीं है। जैसे इंडिया की बात होती, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेंड है। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो हमारा है ये इन्वेस्टर को ध्यान में रख के, हम और किसी एंगल से नहीं एनालाइज करते, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहा, दैट इज वन रीजन। दूसरा, यूएस डॉलर वीक हुआ है। अभी हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि शायद हमको, इंडियंस को नहीं दिख रहा है, हमको तो लग रहा है कि भाई डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी वीक हुई है, लेकिन अदरवाइज जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसके मुकाबले में यूएस डॉलर वीक हुआ है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को करेंसी रिस्क भी लगी।
किस पर लगी? यूएस डॉलर पे। बेसिकली जो सेफेस्ट एसेट जिसको नहीं मालूम है, बट अगर वर्ल्ड का कोई सेफेस्ट एसेट है या अभी तक माना जा रहा था, वो यूएस डॉलर माना जा रहा था। तो जो कुछ पोर्शन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते थे या सेंट्रल बैंक होते थे, वो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर देते थे, बट वो परसेप्शन चेंज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। थोड़ा सा उस वजह से सेंट्रल बैंक्स ने अपनी खरीदारी गोल्ड में बढ़ाई, लेकिन वो परसेंटेज से अप हुआ, बट एब्सोल्यूट अमाउंट बहुत बड़ी हो गई। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो बढ़ी है, राइट। मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद से वो टैरिफ वॉर कीजिए या और तरह तरह के हैं, तो वो भी एक सेंट्रल बैंक्स को, लोगों को थोड़ा सा परेशान करने वाला है, तो वो भी एक रीज़न रहा। तो ये 3-4 रीज़न रहे हैं जिसने सेंट्रल बैंक्स को प्रेरित किया कि वो थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट डॉलर के अलावा गोल्ड में भी बढ़ाए। तो वो तेजी एकदम से हमको दिखाई पड़ी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि उसको अगर आप घूम फिर के देखें कि मेन रीजन किस वजह से हुआ है, तो यूएसए दिख रहा है। और या वही यूएस और रशिया, वही जो रशिया वही यूएस चाहता है कि रशिया और यूक्रेन खत्म हो, फिर उसके बाद वो अलाइनमेंट हो रहे हैं, फिर कहीं पे यूएस चाइना को दबाने की कोशिश कर रहा है, कहीं पर कुछ और दबाने की कोशिश कर रहा है किसी और कंट्री को। तो यूएस के सामने तो कोई कन्फ्रंट करता नहीं है, बट लोगों को डर हुआ कि भाई थोड़ा सा हम डिपेंडेंस कम करें यूएस पे। अब जैसे हमको और आपको तो पता है, अदरवाइज एक जनरल अगर ऑडियंस के हिसाब से बात करें तो आप देखें कि भाई अगर आपके मोहल्ले में, सेक्टर में, शहर में, आपके बिजनेस सर्किल में सबसे ज़्यादा कौन कर्जदार है, किसने लोन ले रखा है, तो आपको लगेगा वो ज़्यादा कर्ज ले रखा है, थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मतलब उसके साथ बिजनेस करते समय भाई बहुत कर्जा है इसके ऊपर। पूरे शहर का सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? मिस्टर एक्स है या XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। अब सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है, सरप्राइजिंग तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कर्जदार कंट्री है वो यूएसए है। यूएस के ऊपर आप समझिए कुछ $35 ट्रिलियन का कर्जा है, और वो कंट्री सबसे प्रॉस्परस भी माना जाता है, सबसे ज्यादा ग्रोइंग भी माना जाता है, जो कि फैक्ट भी है। अब वो एक समझने की बात है। अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या रीजन होगा, क्योंकि हम और तुम एक ही बराबर की स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं कि इतना कर्जा है, तो क्यों इतना कर्जा हो रहा होगा? एनी गेसेस? वेल, ऑलमोस्ट हर कंट्री के ऊपर डेट होता है, तो डेट का मतलब कि कुछ खराबी है ये नहीं है। एक लेवल के बियॉन्ड डेट चला जाए कि डेट का क्या रेशियो है लेट्स से टोटल वेल्थ में। तो जैसे अगर यूएस की वेल्थ बात की जाए करीब $160 ट्रिलियन के आसपास है, गिव और टेक अ कपल ऑफ ट्रिलियन, तो उसका $35 ट्रिलियन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता चला जा रहा है। यही लेट्स से 20 के आसपास होता तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कंट्री डेट क्यों लेता है? क्योंकि उसको खर्चे करने हैं। तो डेट अगर उसको लो कॉस्ट में मिल रहा है, लो कॉस्ट बोरिंग हो रही है, तो वो डेट को लेके स्पेंडिंग कर सकता है। बट जब वो एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ती चली जाती है, तब फिर वो इश्यूज आने लगते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस में आते हैं, किसी भी हाउस होल्ड में आते हैं कि डेट खराब नहीं है, एक लेवल के बियॉन्ड डेट खराब है। तो एज यूजुअल यूएस ने भी उसी लिए डेट लिया है। तो क्या ये माना जाए, ये मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, कि भाई आपने लोन लिया और अपने यहाँ के तरक्की की, प्रोग्रेस की, कंट्री को अगर मैं कंपनी से कंपेयर कर लूँ, जैसे रिलायंस की एक बार एक पीरियड में बात आती थी कि बहुत सारा लोन हो गया है, वो फिर धीरे धीरे वो डिक्लेयर भी करते गए, फंड रेस करते गए, और उससे उन्होंने अपने को डेट फ्री क्या कर लिया, नेट ऑफ डेट फ्री सच कर लिया कि इतना उनके पास सरप्लस हो गया कि
कि उस लोन को जब चाहे तब चुका सकते हैं। ये 2-2.5 साल पहले की बात है, कोरोना पीरियड के आसपास की बात है। तो डेट तो लिया, उससे कंपनी ग्रो की, फंड रेस किए, पब्लिक इशू किया, आईपीओ लाए, प्राइवेट इक्विटी लाए और लोन को या तो वापस कर दिया या उस लोन फिगर से ज्यादा उन्होंने अपना रिजर्व क्रिएट कर लिया। यूएस में एज यू सेड कि भाई 20 ट्रिलियन तक होता तो बात थी, अब वो हर साल बजटरी डेफिसिट होती जा रही है और वो फंड कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो फंड कर रहा है। अब वो डॉलर छापते हैं, वो ट्रेजरी बॉन्ड करते हैं, वो और किसी गवर्नमेंट बॉन्ड की शेप में करते हैं। और चूंकि परसेप्शन बना हुआ है कि भाई सरप्लस है आज किसी भी सेंट्रल बैंक के पास में, तो एक बड़ा परसेंटेज जा करके वो यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड ले लेता है, वो डॉलर खरीदने जैसी चीज हो गई। तो वो जो शायद बहुत ज्यादा डेट होता जा रहा है, उस पर भी हल्का सा कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई आगे अगर मेरे पास सरप्लस आया, लोगों से मतलब सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, तो मैं अगर 100 रुपए आया सरप्लस, तो 100 रुपए पूरे यूएस डॉलर में लगाने के बजाय अभी ऐसा करूं 95 ही लगाऊं, 5 रुपए में गोल्ड में लगा दूं या 5 रुपए 4 रुपए में यूरो में लगा दूं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी कोई नहीं मानी जाती, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सारा बिजनेस जो ट्रेड होता है वो भी यूएस डॉलर्स में ही होता है, तो दूसरी करेंसी कोई बड़े करीब आ भी नहीं पाई। और जब ये सिचुएशन बनी थोड़ी बहुत डॉलर के हल्का सा वीक होने की, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को थोड़ा क्वेश्चन मार्क की, तो फिर यूरो नहीं आया, यूरो में नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ, या ये कहिए कम हुआ, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज्यादा हो गया। तो आज की डेट में सेंट्रल बैंक्स के सॉवरेन फंड के जो इन्वेस्टमेंट है यूएस डॉलर के बाद अगर हैं तो गोल्ड में हो गए। तो इस रीजन को भी डॉट को कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। तो यूएस का जो एक ये रीजन था जो कि अभी भी है, इसने भी थोड़ा सा फ्यूल की उस रैली को जो गोल्ड की तरफ जा रही थी। यूएस सिंगल लार्जेस्ट बोरोवर है, वो है, डेफिसिट करता है वो भी है, ट्रेजरी बॉन्ड देता है, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी जैसी है, लेकिन वही रीजन आज की डेट में थोड़ा सा उस पर हल्का सा जब क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुआ तो लोगों ने अपना एलोकेशन गोल्ड की तरफ करना शुरू कर दिया। अब इसमें अगर मैं ये पूछूं कि ये 4-5 कौन से बड़े कंट्रीज होंगे जिन्होंने ज्यादा लोन दे रखा है या ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखा है यूएस के, तो वो क्या डेटा निकल के आता है इसमें? वैसे तो देखें कि हमारे जो काफ़ी डेट है वो उनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी लिया हुआ है। ओके। बट जो एक्सटर्नल डेट की आप जो बात कर रहे हैं कि किन कंट्रीज़ ने इनको डेट दिया है, उसकी लिस्ट निकालना, सबसे जो बड़ा जो नंबर 1 पे फिगर है वो है जापान की, जिसने कि $1.1 ट्रिलियन का डेट होल्ड करता है। नंबर 2 पे है चाइना जो 0.7 ट्रिलियन, 0.8 ट्रिलियन, फिर यूके वो भी रफली सेम ही है, फिर लग्जमबर्ग और फिर कनाडा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी है, चाइना ने लोन दे रखा है यूएस को 760, 70 या $800 बिलियन के आसपास। इसलिए आप पॉलिटिक्स को और फाइनेंशियल इकोनॉमी को, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को भी समझने की कोशिश करें कि एक तरफ थोड़े 36 के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ चाइना ने लोन दे रखा है यूएस को। और क्या यही रीजन माना जाए कि चाइना से चूंकि थोड़े से स्ट्रेंड हो रहे हैं रिलेशंस, तो वो जो फर्दर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा यूएस में, लोन दे रहा होगा, वो कम करके और गोल्ड पे डिपेंडेंस बढ़नी शुरू की होगी। तो हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज वहां पे मिलती है कि भाई चाइना क्यों इतना गोल्ड खरीदा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी वो यूएस डॉलर उसके पास में है एज ए रिजर्व करेंसी। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। अब इसके बाद में जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या लोग जो हैं, जो लेंडर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, क्या यूएस से एक्चुअली घबरा रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, या ये नॉर्मल सिचुएशन है? मतलब पैनिक की कोई बात नहीं है, कंसर्न्स ज़रूर हैं। फॉर एग्जांपल यूएस को तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है,
अब यस थोड़ा कंसर्न आ रहा है कि उतना सेफ नहीं रह गया डॉलर। दूसरा, बाकी कंट्रीज़ भी उनसे ट्रेड करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कि अब जैसे उन्होंने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, तो अब इंडिया को लेट से अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है, या अगर टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है तो इंडिया अपना गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाएगा ताकि अपनी जो वेल्थ है उसको प्रिजर्व कर सके, और अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसको फाइट कर सके। सेम विद चाइना। चाइना में भी रफली सेम ही है कि पहले उन्होंने काफ़ी टैरिफ्स लगा दिए थे, शायद एक बार 150% शायद लगा दिए थे, फिर उन्होंने रिवर्स किया। तो इस वजह से कोई पैनिक की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इंक्रीज हो गया है गोल्ड परचेज, इस वजह से नॉर्मल गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब जैसे पोलैंड की बात करें, पोलैंड रशिया के बॉर्डर पे है। हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन को उसने इन्वेड किया, तो जब पिछली बार भी इन्वेड किया था, लेट्स से जब क्रीमिया वॉर हुई थी तो हंगरी ने बढ़ाया था, तो इधर पोलैंड इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अगर किसी वजह से वॉर होती है तो उसको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है, कहीं सैंक्शन लग जाए तो अगर यूएस डॉलर के टर्म्स में आपके पूरे होते हैं, लेट्स से वेल्थ है, तो वो ट्रेड करने में हैम्पर कर सकता है। गोल्ड के टर्म्स में है तो यस, आपके पास हाथ खुले होते हैं, लिक्विडिटी रहती है। तो वो एक सिचुएशन निकल के आ रही है। तो ये आप मान सकते हैं कि भाई कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन कॉशियस अप्रोच की सिचुएशन है। अब इसी को जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि भाई जो थोड़े एक्सपर्ट लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तो गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है, जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, कि अगर नॉर्मल सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो गोल्ड का दाम भी थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा बिगड़ा तो $5-6 पर ऑन्स मोटा मोटा माने यहाँ से 40% बढ़ सकता है। हाँ, नॉर्मल हो गई सिचुएशन तो रुक जाएगा मामला, हो सकता है 5-10% नीचे भी आ जाए। नीचे की कितनी सिचुएशन लग रही है वो तो अब समय बताएगा। अभी का जैसा ट्रेंड चला तो 10-15%, 20% की इंक्रीज की बात हो सकती है, जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट अपने उसमें कह रहा है। अभी लोग रिपोर्ट भी अपनी बड़ी सेफ बना के चलते हैं, रेंज वाइज बना के चलते हैं, कोई एक फिगर नहीं पकड़ते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स का ये अपना मानना है। इसी तरह से जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसका भी लगभग यही मानना है कि इन्हीं तीनों सिचुएशन में अगर नॉर्मल हो गया, ईज हो गया, तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा। ईज हो गया तो रेंज बाउंड का मतलब है कि 2-4% बढ़ा। सिचुएशन खराब हुई तो 10 से 15% दाम बढ़ सकता है, और सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा खराब अगर हो गई तो फिर वो 40-50% की बात, 60% की बात हो सकती है। तो अगर आज की डेट में मोटा मोटा आप 1,10,000 का रेट पकड़ते हो और 50-60% की बात पकड़ते हैं तो आप 1.5 लाख, पौने 2 लाख के आसपास की सिचुएशन सोच सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ट्रम्प साहब का आगे के वो कार्ड्स अपने कैसे खेलते हैं। ज़्यादा खराब ट्रम्प साहब ने नहीं भी किया और उसके बावजूद अगर रोज अनाउंसमेंट भी ऐसे आते रहे तो वो भी गोल्ड का रेट बढ़ाएंगे। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का निकल के आ रहा है। इसी प्रोसेस में जिस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मतलब ऑडियंस के रेफरेंस के लिए इंडियन फैमिलीज, हाउस होल्ड फैमिलीज के पास में करीब 25,000 टन का गोल्ड है। ये गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, रिजर्व बैंक की बात नहीं हो रही है। इंडियन हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, उनके पास कुछ 25,000 टन का गोल्ड है, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें यूएस डॉलर के रेफरेंस में तो लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर की उसकी वैल्यू है। ये सबसे बड़ा होगा आई बिलीव वर्ल्ड में। यूएस के जो यूएस के जो फैमिलीज हैं, हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, उनके पास कैन यू फाइंड आउट कि कितना गोल्ड होगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर। वैसे तो हम कोई यूएस से नहीं कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को,
इफ यू कैन फाइंड आउट। यूएस के पास अराउंड 8,000 टन है। तो इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 3 टाइम्स से ज़्यादा। जब यूएस की जो हाउस होल्ड फैमिलीज हैं उनके पास यू सेड 8,000 टन गोल्ड है, हिंदुस्तान में हमारी फैमिलीज को सब मिलाते हुए कुछ 25,000 टन है। एटलीस्ट इस फ्रंट पे हम यूएस से 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। यस, कंसिडरिंग आजकल गोल्ड बढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब जो डिसीजन रहा है हम लोग के जो हाउस होल्ड्स का, जो ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड मदर्स वो हैं, अच्छे फाइनेंशियल प्लानर वो थे। अच्छे फाइनेंशियल प्लानर थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए फैक्ट्स को कोरिलेट करें, थोड़ा सा हम लाइटर उस पे भी ले आएंगे। $3 ट्रिलियन इंडियन हाउस होल्ड फैमिलीज का गोल्ड में है, और हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उस पूरे शेयर मार्केट का वैल्यूएशन कुछ $5 ट्रिलियन से थोड़ा सा ज्यादा है। लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन टेकन टुगेदर $5 ट्रिलियन, गोल्ड $3 ट्रिलियन। इनफैक्ट इंडिया की टोटल जो वेल्थ है वो ऐसी एस्टिमेट की जाती है 17 से 18, 19, 20 इसके बीच में रेंज में ट्रिलियन डॉलर होती है। तो 3 ट्रिलियन, लेट्स से 20 ट्रिलियन मान लेते हैं इंडिया की टोटल वेल्थ, तो उसका 3/20 कितना हुआ? 16%, 15%। 15% इंडियन हाउस होल्ड का, एक क्लू के लिए, गोल्ड में है। और जो पिछली ग्रैंड मदर, नानी और दादी, और उसके बाद फिर अब तो खैर हम लोग खुद ही बड़े हो गए हैं इसलिए तुम लोगों की नानी दादी की बात हो रही है, हम अपनी मदर की और उनकी आंटी की बात करें, ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हैं कंपेयर टू ये जो टीम बैठी हुई है जिसको जिंजी बोलते हैं। इनके पास तो ईएमआई होती हैं असेट्स के नाम पे, कार की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई, टीवी की ईएमआई, इनके पास ईएमआई होती है। उनके खर्चे कम करो, गोल्ड में डालो, और वो आज की डेट में दिख रही है। अब देखिए $3 ट्रिलियन है, पिछले साल में गोल्ड इंडिया में 30-35% बढ़ा, रफली 1 ट्रिलियन 40% बढ़ा, लगभग $1 ट्रिलियन की वेल्थ तो बढ़ गई पिछले साल इंडियंस की। यस, दे गॉट रिचर बाय $1 ट्रिलियन बिकॉज ऑफ गोल्ड। और कल को यही गोल्ड अगर 2 लाख हो जाता है तो $3 ट्रिलियन तो $6 ट्रिलियन हो जाएगी। दे मस्ट बी हैप्पी। तो अब शायद सेंट्रल बैंक भी उन्हीं टर्म्स में सोच रहा है जिन टर्म्स में इंडियन पुराने लोग सोचा करते थे। थोड़ा सा ही लाइटर उसमें है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है कंसीडर करने के लिए। तो ये निकल के आ रही है सिचुएशन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग है, एक रे डैलियो हैं जो यूएस के ही हैं और बिलियनर इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेज कंपनी चला चुके हैं, ब्रिज वाटर। वो काफ़ी तीखे हो रहे हैं इस फ्रंट पे यूएस की पॉलिसीज को लेके। उनको लग रहा है कि सिचुएशन, देखिए हम तो इस तरह से भी बोलते हैं और उस तरह से भी बोलते हैं, वो काफ़ी तीखे हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यूएस के पास बहुत हाई डेट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें भी अनसर्टेन सी हो रही हैं। उनके हिसाब से गोल्ड डेफिनेटली ट्रेजरीज के पास 10 से 15% होना चाहिए। अगर उनका व्यू माना जाए तो इसका मतलब गोल्ड में एक तेजी और आनी चाहिए। आती कि नहीं आती है ये ट्रम्प साहब डिसाइड करेंगे। तो अब ऑडियंस उस एंगल से अपना सोच के चले, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज पे नज़र रखें। अगर वो ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहे तो गोल्ड की रैली चलती रहेगी। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया तो शांत हो जाएगी और नॉर्मल रिटर्न आएगा। बट मेरा मानना ये है, पर्सनल मानना ये है कि आपके पास में जो मैं पहले 5% कहता था, अब 8 से 10% के आसपास, मे बी 12, गोल्ड में एलोकेशन होना चाहिए। जब चीज़ें शांत हो जाएं, शांत तो होती हैं, ऐसा नहीं यूं जाता है यूं आता है, तब देन यू कैन थिंक ऑफ कि भाई जो 10 या 12% गोल्ड में है उसको घटा के फिर से आप 5%, 6% पे ले आएं। ये मेरा मानना है इसमें। तो ये एक तरीके से इसको यहाँ पे आके हम लोग सम अप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। हम लोग आगे भी इसी तरह के टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। तब तक हम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एपिसोड्स देखते रहें, और अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट।